हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था शेड्यूल 1 को, जिसके अंदर हमने दो पैराग्राफ्स उसके कर लिए थे। पहला था परमानेंट डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एंड दूसरा हमारे पास था डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्संस के बीच में, डिस्ट्रिक्ट पर्संस और रिलेटेड पार्टीज का पॉइंट। उसके बाद हमने छोड़ दिया था पेंडिंग दो पॉइंट्स हमारे, इंपोर्टेशन वाला और प्रिंसिपल एंड एजेंट वाला। प्रिंसिपल एंड एजेंट वाला काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम काफी डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। सो गाइस, उसके लिए सबसे पहले तो आपके सामने मैं दो एजेंसी के सर्कमस्टांसेस रखूंगा। हमारे पास दो टाइप की एजेंसी यहां पर आने वाली है जिसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली तो है नॉर्मल एजेंसी, एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप। एंड सेकंड आएगा हमारे पास डेल क्रेडरे एजेंट। अब अगर हम एजेंट्स प्रिंसिपल रिलेशनशिप की बात करें तो वहां पर क्या होता है कि एक प्रिंसिपल है, उसको अपने गुड्स बेचने हैं मार्केट के अंदर। अब जरूरी नहीं है कि वो खुद इतना इक्विप्ड हो कि वो मार्केट को अप्रोच कर सके, कस्टमर्स लेके आ सके, प्रोक्योरमेंट कर सके या कोई भी ऐसा काम कर सके। तो उसके लिए ही माइट हैव टू हायर अ एजेंट। अब वो कौन होगा? तो यहां पर एक एजेंट हायर कर लिया जाएगा इसके थ्रू। ठीक है, एजेंट के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो कस्टमर्स को अप्रोच कर सकता है। ये तो हो गया फर्स्ट केस में। सेकंड केस के अंदर, चलो पहले फर्स्ट केस को डिस्कस करते हैं। तो प्रिंसिपल अपने गुड्स भेजेगा एजेंट्स को और एजेंट आगे उसको सेल करेंगे कस्टमर को। सो ऐसे ये एक बेसिक काम हो रहा है। ठीक है, अब हमारा यहां पर इसके अंदर क्या पॉइंट आने वाला है? हमारा क्या पॉइंट है? शेड्यूल 1 जो है, हम बेसिकली क्या डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर कि विदाउट कंसिडरेशन भी जो सेल सप्लाई के केस में आ जाएगी। तो यहां पर वो रोल कैसे आ रहा है, यहां पर ये इक्वेशन कैसे बैठती है? तो गाइज वो कैसे है कि प्रिंसिपल ने अपने गुड्स भेजे एजेंट को, उसने आगे सेल कर दिए कस्टमर को। अब अगर ये जो प्रिंसिपल है ये इनवॉइस रेज कर रहा है अपने नाम पे, इनवॉइस है ये, इनवॉइस पे प्रिंसिपल का नाम है, तो उस केस के अंदर ये शेड्यूल पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1 के अंदर फॉल नहीं करेगा। पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1 में नहीं आएगा। बट अगर जो उस कस्टमर को इनवॉइस दिया जा रहा है वो एजेंट के नाम पर है, वो एजेंट अपने नाम पर इनवॉइस रेज कर रहा है, उस केस के अंदर अगर प्रिंसिपल ने विदाउट कंसिडरेशन एजेंट को कुछ भेजा है तो वो गाइज पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1 के अंदर आ जाएगा। ये एक बेसिक सी बात है, इसको आगे डिटेल में स्टडी मैट में अभी देखने वाले हैं हम। दूसरा सर्कमस्टांस मैं आपको बताता हूं डेल क्रेडरे एजेंट का। यही है, सेम है, प्रिंसिपल है, गुड्स बेच रहा है एजेंट के थ्रू कस्टमर्स को। लेकिन डेल क्रेडरे एजेंट में क्या फर्क है कि ये जो एजेंट है ये एक गारंटी देता है कि जो तुम्हारे प्रोसीड्स हैं वो तुम्हें मिलेगी डेफिनेटली। मार्केट में कोई भी सिचुएशन हो, कस्टमर की कोई भी हालत हो, वो आपको पैसे देगा, चाहे उसको खुद अपनी जेब से देने पड़े या फिर वो कस्टमर को एक शॉर्ट टर्म लोन दे सकता है प्रिंसिपल को पे करने के लिए कि मुझे अपना वर्ड पूरा करना है यार, मैंने प्रिंसिपल को बोला है कि तेरे पैसे आएंगे, तू नहीं दे पा रहा, तू मेरे से पैसे ले जा, बट प्रिंसिपल को दे। तो इस केस के अंदर ये कहलाएगा डेल क्रेडरे एजेंट। और ऑब्वियसली क्योंकि एक इंश्योरेंस दे रहा है प्रिंसिपल को कि आपके पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे, तो ये फीस भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा चार्ज करता है। इसकी फीस थोड़ी सी एक्स्ट्रा होती है एज कंपेयर टू नॉर्मल एजेंट। तो इन चीजों को, एजेंसी के रिगार्डिंग इन चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं स्टडी मेट से, डिटेल में देखेंगे क्या क्या पॉइंट्स हैं इन चीजों के। तो गाइस सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप, यहां पर वाइस वर्सा दोनों चीजें आती हैं। ठीक है, प्रिंसिपल एजेंट को कुछ दे रहा है या एजेंट प्रिंसिपल को कुछ दे रहा है, उस केस के अंदर, दोनों केसेस के अंदर ये चीज यहां पर फॉल करती है। हर चीज के अंदर, हर एग्जांपल के सामने हम एक चीज देखने वाले हैं, एक चीज पुट करके आपके माइंड में एक इमेजिनरी इनवॉइस आप क्रिएट कर लेना और ये देखना कि उस इनवॉइस पे नाम किसका आ रहा है। जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए या एक ऐसा कोई पॉइंट आए तो आपके सामने इनवॉइस पॉपअप होना चाहिए, आपके सामने देखना है कि इनवॉइस रेज कौन कर रहा है, किसके नाम से इनवॉइस रेज हो रहा है। अगर प्रिंसिपल के नाम से इनवॉइस रेज हो रहा है तो वो शेड्यूल 1 में नहीं आएगा, बट वहीं अगर एजेंट के नाम से इनवॉइस रेज हो रहा है तो वो शेड्यूल 1 में आ जाएगा। इट्स दैट सिंपल गाइज। ठीक है, तो कैसे होगा? यहां पर सबसे पहली बात तो जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि दिस इज फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स ओनली। सर्विसेज की यहां पर कोई बात नहीं हो रही है, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट गुड्स।
गुड्स दिए जा रहे हैं, गुड्स लिए जा रहे हैं विदाउट कंसिडरेशन, और अगर उस पर एजेंट का नाम है तो वो शेड्यूल 1 में आ जाएगा। दैट्स इट। आगे आगे एग्जांपल्स आएंगे, मैं खुद आपसे पूछूंगा, आप अपने दिमाग में एक मेंटल इमेज बनाना और उसको आंसर करने की कोशिश करना, थोड़ा सा पॉज लेके, एंड आपके लिए ये चीज़ बहुत ईजी हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कंसिडरेशन के बिना होना चाहिए, तो शेड्यूल 3 में आ जाएगा, शेड्यूल 1 में सॉरी। ऊपर यहाँ पर इसी चीज़ को डिस्कस किया गया है, इनके रिलेशनशिप को, प्रिंसिपल और एजेंट के। अब बात यही आती है, पहली बात तो जैसे यहाँ पर दिया गया है कि अगर इनवॉइस जो है आगे की सप्लाई का इज बीइंग इशूड बाय द एजेंट इन हिज नेम, यहां पर आ गया सामने इनवॉइस, इनवॉइस पे नाम है एजेंट का, तो वो वुड फॉल विद इन फोल्ड ऑफ पैरा नंबर 3। ओके, सेकेंड पॉइंट आता है, हाउएवर अगर इनवॉइस इशू किया गया है बाय द एजेंट टू द कस्टमर इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल, यहां पर क्या आया, इनवॉइस, इनवॉइस पे नाम किसका है, प्रिंसिपल का, तो आंसर क्या होने वाला है, पैरा 3 शेड्यूल 1 में नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है, सिमिलरली जहां पर गुड्स को प्रोक्योर किया गया है बाय एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल आर इनवॉइस्ड इन द नेम ऑफ एजेंट, तो आपके सामने आ गया इनवॉइस, अंदर क्या आ गया, एजेंट, तो ये यस, ये आ जाएगा शेड्यूल 1 पैरा 3 के अंडर। ऐसे ही आगे होने वाला है पूरा का पूरा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, अब इसमें पहला एग्जांपल देखते हैं। हाँ, ऐसे निकाल दो किस एग्जांपल्स को, देखना। पहला एग्जांपल है, अनमोल ने अपॉइंट किया भोलू को प्रोक्योर करने के लिए कुछ गुड्स फ्रॉम मार्केट। भोलू ने क्या किया, जाके बायर्स को आइडेंटिफाई किया, उन बायर्स में से उसने गोलू एक बायर को लेके आया कि ठीक है यहां पर इस चीज को हम सेल करेंगे। अब यहां पर क्या हो रहा है कि जो इनवॉइस है वो डायरेक्टली आ रहा है कहां से, अनमोल से। अनमोल कौन है, प्रिंसिपल। तो दिमाग में इमेज पॉपअप करो, आपके सामने इनवॉइस है, इनवॉइस पे नाम किसका है, प्रिंसिपल का, तो क्या शेड्यूल 1 के पैरा 3 के अंदर आएगा, नो। नेक्स्ट पॉइंट आता है, मनी मनी बैंक है, एक बैंकिंग कंपनी है, उसने मंदार को अपॉइंट किया, एक एजेंट को, जो कि क्या करेगा कि बैंक को क्या होता है कि जब फोरक्लोज करती है प्रॉपर्टीज को तो उसको सेल करना होता है, और वो सेल होती है ऑक्शन के थ्रू। तो मनी मनी बैंक ने मंदार को अपॉइंट किया ऑक्शन कंडक्ट कराने के लिए, जहां पर वो बिडर्स को इकट्ठा किया उसने, बट बाद में जब प्रॉपर्टी बेची गई तो वो मनमानी बैंक ने बेची है, अपने नाम पे बेची है, वो इनवॉइस मनमानी बैंक ने रेज किया है। अगेन इनवॉइस किसका है, प्रिंसिपल का, एजेंट का नहीं है, तो क्या शेड्यूल 1 पैरा 3 के अंदर आएगा, नो। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, गौतम एक आर्टिस्ट है, उसने गंभीर को अपॉइंट किया और उसने गंभीर को एक राइट दे दिया कि तू इनवॉइस अपने नाम पे रेज कर दियो, यानी कि गंभीर के पास ये पावर आ गई है कि उसका टाइटल वो ट्रांसफर कर सकता है आगे किसी को। अब इनवॉइस पे किसका नाम है, एजेंट का, पैरा 3 शेड्यूल 1 में आएगा, यस। हाउ इजी दिस इज। नेक्स्ट पॉइंट है, C&F एजेंट और कमीशन एजेंट टेक्स पोजेशन ऑफ द गुड्स फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड इश्यूज द इनवॉइस इन हिज ओन नेम। अगेन किसका नाम है, एजेंट का, आएगा, यस। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहां पर, रवि सेल्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बाय यूटिलाइजिंग द। अब यहां पर क्या है कि ये थोड़ा सा पॉइंट है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, जिसमें आड़तिया आपने कभी वर्ड सुना होगा, तो उसमें क्या है कि ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, ठीक है, इसको प्रोड्यूस किया है किसान ने। किसान गया जाके इस एजेंट के पास, ये मंडी के अंदर बैठे होते हैं, अनाज मंडी के अंदर ये सब बैठे होते हैं बहुत सारे एजेंट्स, उनके पास किसान जाके अप्रोच करता है। अब एजेंट क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं इनके बाइंग एंड सेलिंग को, ठीक है। अब यहां पर दो सर्कमस्टांस बनते हैं, पहला तो या तो इनवॉइस अगर ये आरटीआर रेज कर रहा है अपने नाम पे तो यस आ जाएगा पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1 में। अगर इनवॉइस रेज हो रहा है डायरेक्टली किसान के नाम पे तो नहीं आएगा। ओके, ये इतना सा पॉइंट है यहां पर, ये यहां पर पॉइंट खत्म होता है हमारा एजेंसी वाला, छोटा सा पॉइंट था। अब हम बात करने वाले हैं डेल क्रेडली एजेंट के बारे में। यहां पर गाइस आपको याद होगा मैंने आपको बताया था जस्ट अभी कि एक एक्स्ट्रा स्टेप बढ़ जाता है कि वो शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड कर रहा है कस्टमर को ताकि वो प्रिंसिपल को पे कर सके टाइम पे। ना तो क्लैरिफिकेशन यहां पर यही मांगी गई कि क्या होगा उस सिचुएशन के अंदर, क्या उस जो क्रेडिट प्रोवाइड किया गया है कस्टमर को उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं क्या वो गुड्स की कॉस्ट के अंदर ऐड होगा। द आंसर वाज नो, वो एक अपनी अलग सेपरेट सर्विस है, उसका सेपरेट ट्रीटमेंट होगा, उसको गुड्स के अंदर नहीं जोड़ा जाएगा।
ये एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है जिसको आपको ध्यान में रखना है इस चीज को लेके, बाकी आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। एक यहां पर बात यही की गई है कि पैरा 3 के अंदर शेड्यूल 1 के अंदर आएगा कि नहीं आएगा, तो वही बात यहां पर रिपीट कर दी गई। इनवॉइस पे नाम एजेंट का, तो यस, नहीं है तो नो, दैट्स इट। अब हम देखते हैं इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज के बारे में। तो गाइज यहां पर क्या है कि अगर कोई पर्सन है, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस का हम पहले भी देख चुके हैं, इससे ऊपर हमने जब देखा था तो वहां पर हमने पॉइंट पढ़ा था कि अगर कोई इंपोर्ट कर रहा है विद कंसिडरेशन सर्विसेज इवन इफ नॉट इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो वो सप्लाई में आ जाता था। यहां हम देख रहे हैं कि कोई इंपोर्ट कर रहा है, सर्विसेज को विदाउट कंसिडरेशन यस इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। तो यहां पर आप देख रहे हैं फर्क क्या आ गया। अगर यहां पर सिंपल सी बात है, दोनों तरफ से पकड़ लिया गाइस यहां पर, ठीक है। अगर इंपोर्ट किया आपने सर्विसेज, बट यहां पर फर्क यह है कि यहां पर इंपोर्ट आप कर रहे थे कहीं से भी, फ्रॉम एनीवन, बट यहां पर बात हो रही है रिलेटेड पर्सन से। तो यहां पर अब आपको लगेगा सेंस बनती है कि आप रिलेटेड पर्सन से इन द कोर्स ऑफ बिजनेस बिना कंसिडरेशन के कुछ मंगवा रहे हैं, सर्विसेज ले रहे हैं। अगेन रिपीट गाइज, रिलेटेड पर्सन से इन द कोर्स ऑफ बिजनेस विदाउट कंसिडरेशन आप सर्विसेज ले रहे हैं, तो वो पैरा 4 ऑफ शेड्यूल 1 के अंदर आ जाएगा। और ऊपर हमने देखा था इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस की एक्सेप्शन के अंदर, जब हम सप्लाई की डेफिनेशन को पढ़ रहे थे तो वहां पर कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की एक्सेप्शन के अंदर हमने देखा था कि विद कंसिडरेशन, अगर कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं आप बाहर से सर्विसेज किसी से भी कंसिडरेशन देके, तो कोर्स एंड फर्दरेंस के बिजनेस में नहीं भी है तो भी वो सप्लाई बन जाएगा। और अब यहां हम बात कर रहे हैं कि आप अगर कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं बिजनेस में रिलेटेड पर्सन से, तो कंसिडरेशन नहीं है तब भी वो सप्लाई बन जाएगा। तो ये डिफरेंशिएशन आपको याद रखना है, दोनों में क्या क्या फर्क था, ठीक है। ये चीज यहां पर पैरा 4 बोलता है और वो यहां पर हमारा कंक्लूड हो गया है। तो यहां पर एग्जांपल दिया गया है कि झुमरू एक एसोसिएट है, उसने रिसीव की लीगल कंसल्टेंसी सर्विसेज फ्रॉम इट्स हेड ऑफिस लोकेटेड इन मलेशिया, ठीक है, अपने ही हेड ऑफिस से, यानी कि रिलेटेड पर्सन बन गया। द हेड ऑफिस हैज रेंडर्ड द सच सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि 2 एलिमेंट हमारे पास आ गए, सॉरी, एक तो रिलेटेड पर्सन बन गया और दूसरा हमारे पास हो गया विदाउट कंसिडरेशन। तो गाइस सिंपल सी बात है, पैरा 4 शेड्यूल 1 के अंदर आ जाएगा। सिंस झुमरू एसोसिएट्स हेड ऑफिस आर रिलेटेड पर्संस, services received by Jhumru Associates will qualify as supply even though the head office has not charged anything from it। कहां पे? पैरा 4 शेड्यूल 1 के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट आता है चकमक। A proprietor registered in Delhi has sought architect services from his son located in US। अब उसमें क्या है, विद रिस्पेक्ट टू हिज न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस इन दिल्ली। अब ये फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं है, रिलेटेड पर्सन से आपने बाहर से सर्विसेज ली है विदाउट कंसिडरेशन। अब इस सिर्कमस्टांस को मैं यहां पुट करके देखता हूं, हमने जो ये टेबल बनाई है इस टेबल में पुट करके देखते हैं एक बार इसको, तो क्या वो यहां पर फिट बैठेगा? क्या कि इन दोनों में से किसी भी केस के अंदर वो सप्लाई बन सकती है? तो गाइस सबसे पहले देखते हैं हमारे पास सिर्कमस्टांस क्या क्या है। पहली बात तो रिलेटेड पर्सन है, दूसरी बात विदाउट कंसिडरेशन है, ठीक है, दूसरी बात है हमारे पास विदाउट कंसिडरेशन। बट ये 2 ही फैक्ट है हमारे पास कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, जिसकी वजह से यहां पे फॉल नहीं हो पाएगा। हमारे पास कंसिडरेशन नहीं है, जिसकी वजह से यहां पे फॉल नहीं हो पाएगा। इसको इस ढंग से देखना है गाइज। जब भी आप इस एग्जांपल को दोबारा पढ़ें कभी भी, तो ऐसे टेबल बना के, एक मैट्रिक्स बना के उसको ट्राई करके देखना
कि क्या ये किसी भी चीज में फॉल करता है और सप्लाई बनता है? नहीं, आंसर आएगा नहीं। ऐसे ही जीएसटी को पढ़ना है, ऐसे ही आगे इसको कंक्लूड करना है। आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर एग्जाम में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगेन आई रिपीट, एक आदमी ने अपने बेटे से सर्विस ली है तो रेटेड पर्सन हो गया, वो कंसिडरेशन नहीं दी तो विदाउट कंसिडरेशन हो गया वो, क्योंकि रिलेटेड है बट बिजनेस नहीं है, क्योंकि इंपोर्ट ऑफ सर्विस है बट कंसिडरेशन नहीं है, तो दोनों चीजों में फॉल नहीं करेगा। यहां मांगता है फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यहां मांगता है कंसिडरेशन। ये दो चीज यहां पर मिसिंग हो गई तो ये सप्लाई नहीं बनेगा। लेकिन वहीं अगर इसको मैं पलट दूं, अगर उसी इंसान ने वो पर्पज वो लिया है अपने ऑफिस को बनाने के लिए, तो वो यहां आ जाएगा, क्योंकि वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में आ गया और रिलेटेड पार्टी से आ गया और बिना कंसिडरेशन के आ गया, तो वो पैरा 4 शेड्यूल 1 के अंदर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है गाइज, अब चलते हैं, कुछ क्लैरिफिकेशन दी गई है। एक होता है हमारे पास सेल प्रमोशन एक्सपेंसेस, जिसमें आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े सेल ये सब लिखी होती हैं, या फिर डॉक्टर्स वगैरह क्या करते हैं, कुछ मेडिसिन सैंपल के तौर पे आगे जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, कुछ मेडिसिन सैंपल के लिए आगे डॉक्टर्स को देती है ताकि वो आगे उसको सेल कर सके। ठीक है, सेल करके पेशेंट्स तक उनको पहुंचा सकें, उसको फिर एक तरह से मेडिसिन का नाम बन सके, फ्री सैंपल जिसको बोलते हैं, या फिर आपको कोई सेल में कोई चीज मिल रही है, ठीक है, फ्री गिफ्ट दिए जा रहे हैं अपने सेल प्रमोशन के लिए। तो गाइज वहां पर अगर जब तक वो ऊपर के 4 पैराज में फॉल नहीं करते अगर, तो उसको सप्लाई नहीं माना जाए, क्योंकि ये विदाउट कंसिडरेशन है। एक और पॉइंट आता है हमारे पास जिसमें बात करते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल बाय 1 गेट 1 फ्री का ऑफर है, तो क्या उसमें दूसरी चीज को हम फ्री कंसिडर करेंगे? नहीं, उसको उसी की कॉस्ट में माना जाएगा। उसमें यह कहा जाएगा कि एक की कॉस्ट में आपको 2 चीजें मिल रही हैं, ना कि आपको दूसरी चीज फ्री मिल रही है। उसको डील करेंगे मिक्स्ड सप्लाईज एंड कंपोजिट सप्लाईज के अंदर, जिसको आगे हमारे पास आने वाला है। इस वीडियो में इतना ही गाइज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। काफी मेहनत की है इसके ऊपर, काफी अच्छे से आपको मैं ब्रेक डाउन करके और एकदम समराइज मैनर में आपके सामने रखने की कोशिश की है मैंने इसको। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।